कलिंग की गूंज एक प्राचीन धरती ओडिशा, जिसे पुराने जमाने में कलिंग कहते थे, उसका इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत गहरा है। यह जमीन जो पूर्वी तट पर बसी है, सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं थी, बल्कि कल्चर, व्यापार और जबरदस्त शक्ति का एक जीता जागता केंद्र थी। शुरुआती कहानियों में कलिंग की ताकत एक समुद्री देश के रूप में बताई गई है, जिसके जहाज दूर दूर तक जाते थे और सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि ऐसे आइडियाज भी ले जाते थे जिनसे सभ्यताएं बनी। कलिंग के लोग अपनी आजाद सोच और अपने बढ़ते हुए राज के लिए जाने जाते थे, जिसका पड़ोसी भी सम्मान करते थे और कभी कभी जलते भी थे। इस इलाके की मिट्टी मानो पुराने शान की कहानियां फुसफुसाती है, चहल पहल वाले बंदरगाहों की और एक ऐसे समाज की जो व्यापार और कला दोनों को महत्व देता था। और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जब बहुत से दूसरे इलाकों ने अपनी पहचान भी नहीं पाई थी। कलिंग के पुराने इतिहास का सबसे अहम मोड़, एक ऐसी घटना जो भारतीय इतिहास में आज भी गूंजती है, वो बेशक 261 BCE में लड़ा गया कलिंग युद्ध है। यह सिर्फ राज्यों के बीच कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, यह बहुत बड़े पैमाने पर एक संघर्ष था। मौर्य साम्राज्य के साथ एक क्रूर और खूनी मुकाबला, जिसका नेतृत्व महत्वाकांक्षी सम्राट अशोक कर रहे थे। अशोक, जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने विद्रोही कलिंग पर नजरें गड़ा दी। उन्हें कड़ा मुकाबला मिला। कलिंग के लोगों ने अपनी आजादी बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध जब खत्म हुआ तो चारों तरफ खून ही खून था और सम्राट इस बात से हमेशा के लिए बदल गए कि उन्होंने इस गर्वित भूमि पर कितनी बड़ी इंसानी पीड़ा ढाई थी। कलिंग युद्ध का नतीजा बहुत बड़ा बदलाव आया, सिर्फ कलिंग के लिए नहीं, बल्कि अशोक के लिए और आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे भी आगे के लिए। तबाही देखकर अनगिनत मौतें, दुखी परिवार, एक खुशहाल जमीन की बर्बादी। अशोक के मन में गहरा द्वंद्व पैदा हुआ। जीतने वाला सम्राट, जो कभी एक विजेता था, पछतावे से भर गया। इस गहरे व्यक्तिगत बदलाव ने उन्हें युद्ध छोड़ने और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिस पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का गहरा असर था। उन्होंने अपने बाकी राज को शांति, समाज कल्याण और नैतिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया, जो कलिंग के बलिदान के गहरे प्रभाव का सबूत है। इसीलिए कलिंग की कहानी अशोक के विचारों में इस पूरे बदलाव से गहराई से जुड़ी हुई है। युद्ध और उसके नतीजों ने इस इलाके की भूमि पर एक गहरा निशान छोड़ा, लेकिन साथ ही शांति और न्याय की एक ऐसी विरासत की खोज भी की, जिसने भारत की सीमाओं से बहुत दूर की संस्कृतियों को भी प्रभावित किया। कलिंग के लोगों का साहस और बाद में उनके विजेता का ज्ञानोदय इंसानी सोच के इतिहास में एक अहम कहानी बन गई, जो हिंसा की निरर्थकता और सहानुभूति की स्थायी शक्ति को दिखाती है। इस तरह यह प्राचीन भूमि जबरदस्त आजादी और एक गहरी आध्यात्मिक जागृति दोनों का प्रतीक बन गई, जिसने एक साम्राज्य के नैतिक मूल्यों को दिशा दी। मौर्य काल और कलिंग युद्ध की गूंज के बाद इस इलाके में कई शक्तिशाली राजवंश उभरे और हर एक ने यहाँ के कल्चर और धार्मिक माहौल पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। शुरू के सबसे अहम शासकों में से एक थे महामेघवाहन वंश के खारवेल, एक जैन राजा, जिनके भुवनेश्वर के पास उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा शिलालेख से उनके राज और पहली या दूसरी सदी BCE में कलिंग के हालात के बारे में बहुत कीमती जानकारी मिलती है। उन्हें उनकी सैनिक जीतों, कला और आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने और कलिंग की शान लौटाने की कोशिशों के लिए याद किया जाता है। इन राजवंशों ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कला, धर्म और राजकाज खूब फले फूले, जिससे आगे चलकर कल्चरल पुनर्जागरण हुए और ऐसी खास क्षेत्रीय परंपराएं बनी जो आज भी ओडिशा की पहचान है। बाद में पूर्वी गंग राजवंश, जिनका 11वीं से 15वीं सदी तक राज रहा, उन्होंने मंदिर आर्किटेक्चर का एक सुनहरा दौर शुरू किया। उनका राज भारत के कुछ सबसे शानदार स्मारकों का पर्याय है, खासकर कोणार्क का अद्भुत सूर्य मंदिर। यह आर्किटेक्चरल अजूबा, जिसे सूर्य देव के लिए एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया था, उस जमाने के कारीगरों के जबरदस्त हुनर और कलात्मक सोच का सबूत है। गंग शासक साहित्य और दूसरी कलाओं के भी बड़े संरक्षक थे, जिससे एक जानदार कल्चरल माहौल बना। उनके राज्य ने एक अलग ओडिया पहचान को मजबूत किया, इस धरती की आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत को और भी समृद्ध किया और इसे धार्मिक भक्ति और बेहतरीन कला का केंद्र बनाया, जिसने दूर दूर से तीर्थ यात्रियों और कारीगरों को खींचा। गजपति राजवंश, जो 15वीं सदी में पूर्वी गंगाओं के बाद आए,
उन्होंने कल्चरल और धार्मिक संरक्षण की इस विरासत को जारी रखा, खासकर जगन्नाथ पंथ को बढ़ावा दिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो पहले से ही एक अहम तीर्थ स्थल था, उनके राज्य में और भी ज्यादा मशहूर हो गया और ओडिशा का आध्यात्मिक दिल बन गया। गजपति खुद को भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि मानते थे और मंदिर राज्य के राजनीतिक और कल्चरल जीवन का केंद्र बन गया। इस दौर में ओडिया साहित्य खूब फला फूला, खासकर भगवान जगन्नाथ को समर्पित भक्ति कविताएं, जिससे ओडिया देवताओं में उनका सबसे ऊंचा स्थान और भी पक्का हो गया और पूरे राज्य में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और विश्वासों पर असर पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज के आने से ओडिशा में बड़े बदलाव आए, जिसे तब अक्सर उड़ीसा कहा जाता था। 19वीं सदी में यह इलाका धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन के तहत आ गया, जिससे आर्थिक शोषण हुआ, समाज में उथल पुथल हुई और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हुए जिनमें अक्सर स्थानीय भावनाओं और पारंपरिक सत्ता के ढांचों का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन कुदरत का कैनवास, ओडिशा के अलग अलग इलाके और पानी। ओडिशा का भूगोल भी उसके इतिहास जितना ही समृद्ध और रंग बिरंगा है, जिसमें कुदरती नजारों की एक शानदार झलक दिखती है, जिसने यहाँ के कल्चर और इकोनॉमी पर गहरा असर डाला है। इस राज्य को बंगाल की खाड़ी के किनारे लगभग 485 किलोमीटर लंबी तटरेखा मिली है। इस तटीय मैदान की खासियत है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जो यहाँ की कई नदियों से आती है और इसे खेती के लिए बहुत उपजाऊ इलाका बनाती है। समुद्र हमेशा से ओडिशा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। यह मछली पकड़ने वाले समुदायों को सहारा देता है, यहाँ के मौसम पर असर डालता है और पुराने जमाने में समुद्री व्यापार का रास्ता भी रहा है। पुरी से गोपालपुर तक इसके कई बीचेस पर लहरों की हल्की आवाज शांत सुंदरता देती है, जबकि इसके बंदरगाह आज भी इस इलाके के लिए जरूरी इकोनॉमिक केंद्र है। तट से अंदर की तरफ जमीन ऊपर उठकर पूर्वी घाट की घुमावदार पहाड़ियों और पठारों का रूप लेती है। यह पुरानी पर्वत श्रृंखला हिमालय जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन यह ओडिशा की जमीनी बनावट की रीढ़ है और यहाँ की नदियों और मौसम पर असर डालती है। इन पहाड़ियों में घने जंगल हैं, जहाँ तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं और यहाँ कई आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो सदियों से कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। पूर्वी घाट में कीमती खनिज भंडार भी हैं, जो राज्य की आज की इकोनॉमी का एक अहम, हालांकि कभी कभी विवादों वाला हिस्सा बन गए हैं। इन ऊंची जगहों की ऊबड़ खाबड़ सुंदरता गहरी घाटियों और गिरते झरनों के साथ समतल तटीय मैदानों से बिल्कुल अलग है। ओडिशा में कई नदियां घूमती फिरती बहती हैं, जो पूर्वी घाट की ऊंची जगहों या मध्य भारत से निकलती हैं और पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी सबसे बड़ी और सबसे अहम नदी है, जिसे अक्सर ओडिशा की जीवन रेखा कहा जाता है। यह खेती में मदद करती है और एक बड़ी आबादी को पानी देती है। दूसरी अहम नदियों में ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा और ऋषिकुल्या शामिल हैं। हर नदी जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करती है और अपने किनारों पर बसे समुदायों की जिंदगी को आकार देती है। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये राज्य की कल्चरल और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। अक्सर इन्हें पवित्र माना जाता है और ये कई स्थानीय कहानियों और लोक कथाओं का आधार है। ओडिशा के कुदरती खजाने का एक हीरा है चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पानी का यह विशाल फैलाव, जो बंगाल की खाड़ी से एक पतली जमीनी पट्टी से अलग होता है, एक अनोखा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यह सैकड़ों किस्म के प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों का ठिकाना होने के लिए मशहूर है, जिनमें से कुछ साइबेरिया और मध्य एशिया जितनी दूर से आते हैं और यहाँ पक्षियों का एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। चिल्का में तरह तरह के पानी के जीव भी रहते हैं और यह हजारों मछुआरों को रोजी रोटी भी देती है। चिल्का के अलावा ओडिशा में कई अहम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो एक टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है और यह राज्य की अपनी कीमती कुदरती विरासत को बचाने की कोशिश को दिखाता है। जारी कहानी विरासत और आज की उम्मीदों में तालमेल। ओडिशा की भौगोलिक स्थिति, खासकर इसकी लंबी तटरेखा, इसे कुदरती आफतों, खासकर बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों, साइक्लोन्स के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाती है। अपने पूरे इतिहास में राज्य ने इन ताकतवर तूफानों का कहर झेला है, जिनसे भारी तबाही हुई है, जाने गई है और संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जैसे
1999 का सुपर साइक्लोन एक भयानक घटना थी जिसने राज्य पर एक गहरी छाप छोड़ी और इसकी कमजोरी को उजागर किया। ये बार बार आने वाली कुदरती आपदाएं पुराने समय से ही विकास के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी करती रही हैं और यहाँ के लोगों के हौसले को बार बार परखा है, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी और अपने समुदायों को बार बार नए सिरे से बनाना पड़ा है। लेकिन ऐसी बार बार आने वाली मुश्किलों के बावजूद ओडिशा ने एक डिजास्टर की तैयारी और मैनेजमेंट में शानदार तरक्की की है। खासकर पिछले कुछ दशकों में पुराने अनुभवों से सीखते हुए राज्य सरकार ने नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने, साइक्लोन शेल्टर्स बनाने और डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस को ट्रेन करने में भारी निवेश किया है।